तुम अपना बिजनेस कब ज्वाइन कर रहे हो? सलीम, जो न जाने कब से उसे तिरछी नजरों से देख रहा था और काफी देर से उसकी बेचैनी भी नोट कर रहा था। बहुत जल्द डैड। उसे अपना खुद का जवाब ही कहीं दूर से आता महसूस हुआ। खाने के बाद मुझे स्टडी रूम में आकर मिलो। अपनी प्लेट एक तरफ सरकाकर सलीम वहां से उठ खड़ा हुआ। चंबेली ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ है? आज मेरा चांद सा बेटा बहुत उदास उदास बैठा है। उनके लहजे में फिक्र, शफकत, ममता सभी एहसास मजमा थे। हाँ माँ, थोड़ा परेशान हूँ आज, मगर आप फिक्र ना करें। जिस तरह आपका ये चांद बेटा पहले हर बिगड़ा काम संवार देता था, इस बार भी संभाल लेगा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा सब संभाल लेगा, मगर बेटा इस तरह परेशान सूरत लेकर घूमोगे तो मुझे तो टेंशन होगी। मैं जानती हूँ ये सारी परेशानी इस नौकरी की वजह से हो रही है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। छोड़ दो ये गैरों की गुलामी, अपने बाबा के साथ जाया करो। हमारे खुद के काम पर ध्यान दो। अपनी तरफ से उसने अपने बेटे की सारी परेशानियों का हल बताया। जी माँ, बस कुछ दिन और, फिर मैं बाबा के साथ ही जाया करूँगा। वो ताबेदारी से गोया हुआ। अच्छा अम्मा, अभी मैं बाबा से मिलाऊं? हाँ बेटा जाओ। मॉम, वैसे यहाँ मैं भी हूँ, मगर आपका और बाबा का सारा प्यार भैया के लिए है। तारा, जो कब से बैठी खामोशी से सारी कार्रवाई मुलाहजा कर रही थी, आखिरकार बोल उठी। उसके शिकवे पर चांद और चंबेली दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अरे मेरी गुड़िया, तुमसे तो हम सब बहुत 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 प्यार करते हैं। चांद ने उसके गाल पर बोसा दिया। क्या हुआ बरखुरदार, बहुत परेशान लग रहे हो? सलीम ने हाथ में पकड़ी किताब एक तरफ रखी और पूरी तरह से चांद की तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ खास नहीं डैड, बस यूं ही। बरखुरदार, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कब बात खास है और कब खास नहीं है, इस बात का तजुर्बा हमें तुमसे ज्यादा है। तो बेटा अब बातें नहीं घुमाओ। सलीम दो टोक अंदाज में गोया हुए। कोई बहाना कारआमद साबित न होता देख चांद ने भी हार मानी, मगर फिर भी आखिर अपने बाप को कैसे बता सकता था आज वो क्या गलती करके आया है। मैंने कुछ पूछा है बेटा? उन्होंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। लब भींचकर जोर से आंखें मींचते हुए चांद ने अपने आप को हर चीज के लिए तैयार किया। डैड, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई मुझसे खफा हो गया है, या फिर यूं कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, खफा से ज्यादा उसके दिल में शायद बदगुमानी आ गई है। मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदगुमानी कहाँ से सहन कर पाऊंगा? ढके छुपे लफ्जों में उसने तकरीबन अपनी सारी परेशानी उनके गोश गुजार कर दी। कौन है वो? उनके उस सवाल पर चांद को अपना गला सूखता महसूस हुआ। डैड, वो सिद्दीक की बेटी। उनके इस कदर सही अंदाजे पर वो बुरी तरह चौंका। आंखें सदमे से फैल गईं। आपको कैसे पता डैड? बेटा, जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मेरा बच्चा कब क्या काम करता है, क्या महसूस करता है, क्या उसे अच्छा लगता है, किस चीज से उसे नफरत है, ये सब अगर एक बाप होने के नाते मुझे मालूम ना हो, तो फिर मैं तुम्हारा बाप किस काम और नाम का? अपनी चोरी पकड़े जाने पर उसने सर खुजाया। एक खुशियानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। तो अब एक बाप होने के नाते मेरी यही राय है, इसकी गलतफहमी, नाराजगी या फिर बदगुमानी जो भी है, उसे जल्द से दूर कर दो, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो अगर किसी रिश्ते में ज्यादा देर रहें तो इस रिश्ते के अंदर से मोहब्बत को खत्म करके नफरत का बीज बो देती हैं और धीरे धीरे इस रिश्ते का वजूद खाक कर देती हैं। मगर डैड, वो बहुत गुस्सा है, मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। उसके लहजे में बेचारगी ही बेचारगी थी। तो सुनाओ बेटा, क्योंकि अगर अब नहीं तुमने ये बदगुमानी दूर की तो सारी जिंदगी सिर्फ पछताते रह जाओगे। उन्होंने चांद के कंधे पर हाथ रखा। ओके डैड, मैं समझ गया। कुछ सोचकर वो पूरे जोश से खड़ा हुआ। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। अरे इस वक्त कहाँ जाओगे? रात हो रही है। डैड, आपने ही कहा ना, बदगुमानियां, गलतफहमियां ज्यादा देर किसी रिश्ते में ना रहने दो। मगर कुछ नहीं डैड, मैं अपने और उसके रिश्ते में किसी तरह की कोई बदगुमानी नहीं देखना चाहता। मैं अभी उसकी सारी गलतफहमियां दूर करके आता हूँ। अरे रुको चांद, इस वक्त किसी के घर जाना ठीक नहीं रहेगा। नो डैड, मैं बस अभी गया और अभी आया। उसका उतावलापन देखकर सलीम को हंसी भी आई, मगर इससे कहीं ज्यादा परेशानी हो रही थी। ये ले मैडम चाय। बालकनी में रखे झूले पर घुटनों के इर्द गिर्द बाजू लपेटे वो ना जाने किन सोचों में गुम थी, जब अचानक करीब से उबरी आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी। लंबू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं मैडम, बस मैं नीचे टहल रहा था, तभी मेरी नज़र आप पर पड़ी। सोचा आपको अपने हाथ की चाय पिलाई जाए। थैंक्स। मैं बैठूं यहाँ आपके साथ? श्योर। इजाज़त मिलते ही वो थोड़ा फासले पर उसके झूले में आन बैठा। चाय अच्छी बनाई है? एक सिप लेकर वो तारीफ किए बिना न रह सकी, और उसकी की गई तारीफ पर मुस्तफ़ा मुस्कुराए बगैर न रह सका। चलो अच्छा है, तुम्हें चाय तो अच्छी तरह बनाना आता है। चांद की रोशनी में दमकता चेहरा और हवा के दोष पर उसके वजूद से अटखलियां करते लंबे शहद रंग बाल, जो इस वक्त कम से कम मुस्तफ़ा को अपने रकीब महसूस हुए। एक बात पूछूं लंबू तुमसे? पूछे मैडम। तुम इतने अकेले रहते हो, सिर्फ दादाजी के साथ? तुम अपनी दिल की बातें किससे शेयर करते हो? मेरा मतलब है, हाँ दादाजी दोस्त होते हैं, मेरे दादू भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान सिर्फ एक खास दोस्त से शेयर करता है। तो क्या तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं हुआ? रूप के सवालात पर वो एक बार फिर मुस्कुराया। ठंडी सांस भरकर नजरें तारों भरे आसमान पर जमाई। अकेला महसूस? हाँ, बहुत अकेला महसूस होता था मुझे। दादू मेरे दोस्त नहीं, मेरी दुनिया है। मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर लेता हूँ, और जो नहीं कर पाता था वो अपने तक रखता। मगर ये सिलसिला सिर्फ एक मुख्तसर अरसे तक रहा, क्योंकि फिर एक पल के लिए उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। फिर क्या? रूप को न जाने क्यों पूरी बात सुनने की जल्दी थी, तभी 1 मिनट का भी इंतजार न कर पाई। फिर मेरी जिंदगी में एक एंजल आई, और अब तक मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? मगर तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। रूप को उसकी अजीब सी बात पर हैरत हुई। वो मेरे साथ ही होती है, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी। वो मेरे साथ नजर नहीं आती, मगर फिर भी मेरे साथ होती है। मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करता था और करता हूँ। वो और दादू मेरा सब कुछ है, मेरे जीने की वजह है। मुझे भी मिलवाएं अपनी एंजल से। मिलवाऊंगा, सबसे पहले आपसे ही मिलवाऊंगा। कब? रूप का इश्तियाक देखने के लायक था। जब उसे अपनी जिंदगी में लाऊंगा, उसे अपना लूंगा, तब सबसे पहले आपसे ही मिलवाऊंगा। आसमान से नजरें हटाकर उसने रूप के दमकते चेहरे को आंखों में समोया। आईने के सामने खड़े वो बालों में बिला वजह ही हेयर ब्रश घुमा रही थी। सोचों का महफर मुसलसल चांद की सुबह की गई हरकत के इर्द गिर्द घूम रहा था। सारा दिन वो अपने डैड का इंतजार करती रही ताकि चांद के बारे में बात कर सके। घर आकर उसे पक्का इरादा कर लिया था, अब चांद उनकी कंपनी में मैनेजर नहीं रहेगा। वो अपने डैड से उसे अभी के अभी इस जॉब से बर्खास्त करने का बोल देगी। कम से कम उसका बाप उसकी इतनी सी बात का मान तो रख सकता है। मगर आज वो मामूल से भी ज्यादा लेट हो गए थे, और अभी कुछ देर पहले उसे खबर मिली थी कि उसके पापा नीलम के साथ डिनर करने गए हैं। एक बार फिर वो कमजोर पड़ रही थी। दुनिया के सामने वो खुद को जितना भी मजबूत जाहिर कर ले, मगर वो खुद ये बात अच्छे तरीके से जानती थी, वो अंदर से बहुत कमजोर है। जब से नीलम गई थी तब से दिन में कम से कम उसकी अपने डैड से बात हो जाती थी, मगर अब वो वापस आ गई थी तो शायद अब भी पहले वाली रूटीन वापस आ जाएगी, और इससे सदीक साहब का सामना हफ्ते में मुश्किल से एक बार हुआ करेगा। बोझल मन से उसने एक ठंडी सांस खारिज की। हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटका। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई तो वो हैरत से चौंक उठी। डैड? दिल में पहला ख्याल जिस इंसान का आया वो सदीक साहब थे। तभी अपने और दरवाजे के दरमियान का फासला 2 ही इकदाम में तय कर डाला। बेताबी से हैंडल घुमाया, मगर सामने मौजूद शख्सियत को देखकर जहां उसे हैरत का शदीद झटका लगा, वहीं गम और गुस्से से दिमाग की शरेयानें फटने को आ गई। मैडम जी, आज हम क्या सीखेंगे? खामोशी से मेरे साथ चलो, खबरदार जो कोई फालतू सवाल जवाब किया। मुसलसल धूप में चलते चलते अब उसका दिमाग गर्म हो रहा था। धूप की तपश से चेहरे में सुर्खियां घुल आई थीं, जिसे मुस्तफ़ा बखूबी नोट कर रहा था। तभी उसका ध्यान भटकाने के लिए बोल उठा, मैडम आप एक काम करें, यहाँ बैठें, मैं अभी आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। नहीं, अभी सिर्फ तुम एक पानी की बोतल ले आओ वहां से, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ, मगर आप यहीं ठहरें, मैं अभी बस 1 मिनट में आता हूँ। मुस्तफ़ा ने फिक्रमंदी से उसे एक तरफ छांव में खड़ा किया और खुद किसी कोल्ड ड्रिंक की दुकान ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाईं। आखिरकार कुछ दूर उसे एक दुकान नजर आ ही गई। तेजी से रोड क्रॉस करके वो उस दुकान तक पहुंचा और फिर वाकई 1 मिनट के अंदर अंदर हाथ में 2 बोतल पकड़े रूप के पास वापस चला आया। ये ले मैडम,
उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। मैंने बोला था ठंडे पानी की बोतल लाना। कोई बात नहीं मैडम, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। मुस्तफ़ा का अंदाज फिक्रमंदी और अपनायत लिए था। न जाने क्यों उसका अपने लिए इतनी छोटी सी बात का ख्याल रखना उसे अच्छा लगा। वैसे मैडम, अब तो बता दें हम कहाँ जा रहे हैं। बोतल एक तरफ फेंक कर उसने दोनों हाथ कमर पर किसी लड़ाका औरत की तरह रखे। आज हम सोशल वर्क करेंगे। जैसा कि तुम आज तक अपने बड़ों की बात मानते हुए लड़ाइयों से 100 कोस दूर रहते आए हो, आज तुम्हारी जिंदगी में चीज बदलने वाली है, क्योंकि आज हम खुद से झगड़ा मोल लेने जा रहे हैं। और तुमने वह झगड़ा बीच में छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि इन सबको भगाना है आज हमने। रूप का अंदाज जताता था। मुस्तफ़ा को लड़ाई से डर तो नहीं लगता था, मगर अपनी मैडम जी के सामने डरपोक बनने की एक्टिंग भी तो करनी थी। तभी फौरन सीन में आ गया। मैडम, लड़ाई झगड़ा? नहीं, लड़ाई करना अच्छी बात। चुप, खबरदार, जो अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला। रूप ने सख्ती से दांत पीसे। चलो अब मेरे साथ। मुस्तफ़ा को सख्त घूरी से नवाजते हुए वो खुद आगे बढ़ी और साथ उसे भी अपने पीछे पीछे आने का हुक्म जारी कर दिया। यहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, कुछ दिनों से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। पूछने पर पता चला है कि उनके मोहल्ले में आजकल कुछ मुश्तंडों ने डेरा जमा लिया है। हर आने जाने वाली लड़की हो औरत हो, सबको तंग करना, आवाजें कसना, बदतमीजी करना उनका मामूल बनता जा रहा है। लड़कियां घरों से निकलने से पहले 10 बार सोचती हैं। हमें उनकी इतनी धुलाई करनी है कि वो दोबारा शरीफों के मोहल्ले में किसी की बहन बेटी को छेड़ने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें। तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जैसा जैसा मैं बोलूं तुम वैसा वैसा करते जाना। मगर मैडम, हम पुलिस को भी तो ये सब बता सकते हैं। उसने फिर भी अपनी राय पेश करना जरूरी समझा। हाँ, कर सकते हैं और करेंगे भी, मगर जैसा कि सब जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस हमेशा लेट आती है। इसलिए जब तक पुलिस आएगी तब तक हम अपने हाथों की सफाई दिखाएंगे, ताकि अगर वो जेल से छूट भी जाएं तब भी दोबारा इस तरह की आवारगी करने का दोबारा ना सोचें। क्या हुआ नीलम, आप आज सुबह से ही बहुत खोई खोई सी और परेशान भी लग रही हैं। नहीं सिद्दीक, बस यूं ही। वो फीका सा मुस्कुराई, जिसे सिद्दीक साहब का शक और पुख्ता हो गया। देखे नीलम, हम अच्छे तरीके से जानते हैं आप इस तरह उदास बिला वजह नहीं होती। जरूर कोई बड़ी बात रही होगी, तभी आप इस कदर खामोश हैं। आप मुझसे अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सकती हैं। उन्होंने नीलम का हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। नहीं सिद्दीक, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ये बात आपसे कहूँ। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। पता नहीं आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे भी या नहीं। वो इस तरह जाहिर कर रही थी जैसे इस वक्त पता नहीं कितनी बेबसी की इंतहा पर हो। जबकि उसकी बातें सुनकर सिद्दीक साहब हैरत ज़दा हुए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कब आप पर बेएतबारी दिखाई? क्या मैंने आज तक आपकी कोई बात रद्द की है? ऐसा कौन सा वक्त गुजरा है हमारे दरमियान जो आपको ये लगने लगा कि मैं आप पर एतबार नहीं करता? नहीं सिद्दीक, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो हमेशा मुझ पर एतबार करते हुए आए हैं, मगर इस बार बात ही कुछ ऐसी है। बस आप मुझे बताए तो सही, आखिर बात क्या है? वो बेचैन हुए। वो सिद्दीक, हमारी मिशी। क्या मिशी नीलम? बात मुकम्मल करें नीलम। वो झुंझला उठे। कुछ नहीं सिद्दीक, बस मेरा आपसे यही मशवरा है कि अब आपको जल्द अज जल्द मिशी की शादी कर देनी चाहिए, मगर इससे पहले एक बार आप मिशी से उसकी पसंद जरूर पूछ लीजिएगा। व्हाट? मिशी की शादी? ये आप क्या बोल रही हैं? अभी वो 19 साल की हुई है, कौन सा बूढ़ी हो गई जो मैं उसकी शादी अभी से कर दूं? और वैसे भी मेरी बेटी एजुकेटेड है, खूबसूरत है। अगर मैंने एक बार उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो लड़कों की कोई कमी नहीं होगी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये बात इस वक्त क्यों कर रही हैं, और मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है। आप बस इस बात पर सुबह से परेशान हैं। अब की बार वो सच में झुंझला उठे। देखा, मैंने बोला था आप मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। बात का उल्टा रुख मोड़ते देखकर वो फौरन से पहले आंखों में नमी ले आई। देखें नीलम, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों मिशी की शादी इतना जल्दी करवाना चाहती हैं? अब की बार उन्होंने नरमी इख्तियार की, क्योंकि मिशी किसी को पसंद करती है, और जिसको वो पसंद करती है उसके साथ मिशी की शादी करवाना शायद आपको मंजूर ना हो। आपका मतलब मिशी किसी को पसंद करती है? सिद्दीक साहब को सच में हैरत हुई। जी हाँ, किसको? सिद्दीक साहब की बेचैनी हद से सवा हो गई। अपना तीर निशाने पर लगता देखकर नीलम अंदर तक सरशार हुई। देखें सिद्दीक साहब,
अगर मैं आपको खुद से बताऊंगी तो शायद आपको यकीन करने में थोड़ी दुश्वारी हो। इसी वजह से न चाहते हुए भी मुझे मिशी और जिससे वो मोहब्बत करती है, इन दोनों के पर्सनल मोमेंट की पिक्स लेनी पड़ी। हाथ में पकड़ा मोबाइल उसने आस्तगी से सिद्दीक साहब की तरफ बढ़ाया। अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो। चांद मलक अपने ही मैनेजर को अपनी बेटी के साथ देखकर उन्हें जैसे 4000 वोल्ट का करंट लगा हो, मगर उसके साथ अजली गुस्सा और झूठी आन बान शान के सामने भी सर उठाया। एक मामूली मैनेजर की इतनी औकात के वो पाकिस्तान के इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन की बेटी के ख्वाब देखे। उसे हद से ज्यादा इज्जत दे दी है मैंने। अब लगता है इसे इसकी औकात याद दिलाना पड़ेगी। सिद्दीक होश से काम लें। जितना चांद मिशी को पसंद करता है उससे कहीं ज्यादा मिशी उससे मोहब्बत करती है। नीलम ने अपना आखिरी पत्ता भी फेंका। मोबाइल नीलम की तरफ बढ़ाकर वो खुद शदीद तैश में होटल से बाहर निकले और उनके पीछे पीछे दबी दबी मुस्कुराहट के साथ नीलम ने भी उनकी पैरवी की। कई गलियां अबूर करके उसने मतलूबा घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक दरमियाने उम्र की खातून ने दरवाजा खोला। सामने रूप को देखकर वो मुस्कुरा उठी, मगर रूप के साथ एक नौजवान मर्द को देखकर उन्हें हैरत हुई, क्योंकि रूप जब भी उनके घर आती थी अकेले या फिर अरसल के साथ आई थी, मगर यह लड़का ना तो अरसल था और ना ही उनकी पहचान का। मगर खैर फिर भी उन्हें तो सिर्फ रूप से मतलब था। अरे रूप बेटा, तुम अंदर आओ ना। नहीं नहीं आंटी, आप बस हिरा को बुला दें, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे बेटा, मगर तुम अंदर तो आओ, ऐसे गली में खड़े होना अच्छी बात नहीं है। उनके इतने इसरार पर रूप ने बेबसी से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, मगर जब मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर पलकें झपकी तो वो खुद भी मुस्कुराकर अंदर बढ़ गई, क्योंकि ये एक तरह से साइन था बेफिक्र होकर अंदर जाने का। मतलब वो उसके बाहर आने तक रूप का यही इंतजार करेगा। तुम यहाँ? हदे दर्जा गुस्सा उसके चेहरे से साफ यहाँ था, मगर इससे पहले कि वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती, चांद ने दरवाजे के दरमियान अपना हाथ अटका कर उसके दरवाजा बंद करने से रोका और हल्का सा जोर लगाकर वो खुद भी मिशी के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चिल्लाकर सबको बुलाने का इरादा देखकर चांद ने तेजी से दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे लॉक किया, मगर उसकी यह हरकत मिशी को और तैश दिला गई। ये क्या बदतमीजी है? सुबह 2 टके की हरकत करके जी नहीं भरा जो अब 3rd क्लास काम करने आ गए? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? इतनी रात को मेरे कमरे में बिना मेरी इजाजत जोर जबरदस्ती आने का? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन लगाऊं। चांद की यह हरकत मिशी का दिमाग पूरी तरह से घुमाने के लिए काफी थी। कूल डाउन मिशी, शट अप एंड डोंट कॉल मी मिशी, मिशेल सिद्दीक कहकर मुखातिब करो मुझे। चांद के अल्फाज पूरे होने से पहले ही मिशी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। देखो, एक बार सुकून से मेरी बात सुन लो। मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं है, बल्कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी भूल की माफी मांगने आया हूँ जो मुझसे अनजाने में सरजद हुई। भूल या फिर बेगैरती? मिशी के अल्फाज किसी जहरीले खंजर की तरह उसके दिल में गड़ गए थे और साथ साथ चांद के सब्र की इंतहा भी करवा गए। वो कब से खुद को नॉर्मल किए अपनी गलती मानते हुए नरमी का मुजाहरा कर रहा था, अब अपने गुसीले रूप में आ गया था। शट अप, जस्ट शट अप मिस मिशेल सिद्दीक। उसके नरम गुदाज बाजू को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर एक झटके में चांद ने उसे अपने करीब किया। बेगैरत नहीं हूं मैं, कहर बरसाती आंखें उसने मिशी की आंखों में गाड़ी, और यही वो रूप था उसका जिसकी वजह से मिशेल सिद्दीक हमेशा चांद से खार खाती थी। और अब भी उसका ये रूप देखकर वो कपकप आ गई। पूरा वजूद मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। अपनी इस हालत पर मिशी को खुद भी गुस्सा आता था कि आखिर उसी के सामने वो खुद को इतना बेबस क्यों महसूस करती है। हाँ, हो गई गलती, कर बैठा एक कमजोर लम्हे में अनजानी भूल, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे नजदीक तुम थी और तुम्हारा मेरे दिल में एक खास मुकाम है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो चांद मलक मर जाता, मगर ये गलती करने की सोच भी मेरे दिलो दिमाग में ना आती। उस दिन यही बोलने वाला था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मानता हूँ। अपने दिल की तमाम बातें बताकर उसने मिशी के सर से अपना सर टिकाया। तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज पर वो दोनों ही इस फसूं खेज लम्हे के असर से बाहर निकले। होश में आते ही मिशी ने तीर की तेजी से अपना आप छुड़वाया। थोड़ी देर पहले जो उसकी हालत हो रही थी, अब उसका शायबा तक मिशी के चेहरे पर न था, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा एक बार फिर ऊद आया था। तभी एक गुसीली नजर चांद पर डालकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आम हालत में शायद वो घबरा जाती, मगर इस वक्त वो जानती थी
कि ना उसके डैड घर पर हैं और ना ही वो नीलम। सो दरवाजा किसी नौकर ने ही खटखटाया होगा, इसीलिए मुतमईन होकर उसने बिना डरे दरवाजा खोल दिया। मगर सामने सिद्दीक साहब और मुस्कुराती आंखों ही आंखों में चैलेंज करती नीलम को देखकर उसका सांस रुकने लगा, जबकि हैरत का जबरदस्त झटका चांद को भी लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उसी घर से बाहर निकलते ही तेजी से उसकी जानब बढ़ी और आते ही दोबारा चलने का हुक्म भी जारी कर दिया। चलो जल्दी। मगर मैडम कहाँ? उन्हीं लोगों के पास जिनकी हमें धुलाई करनी है। मैं अंदर उन्हीं लोगों का पता लेने गई थी। यहाँ से 3 गलियां छोड़कर आगे प्लॉटिंग आएगी। उसी प्लॉटिंग में एक तरफ 3 घर हैं, उनमें से 2 घर तो खाली ही, मगर जो तीसरा घर है वो ही उन मस्टंडों का अड्डा है। उसका मजबूत जोशीला अंदाज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मुस्तफा ने फखर से उसकी तरफ देखा। वाकई वो शेरनी थी और उसे अपनी पसंद पर नाज था। तुम इस वक्त मेरी बेटी के कमरे में अकेले? चांद को देखकर सिद्दीक साहब एकदम धाड़ उठे। अपने डैड का गुस्सा देखकर एक बार मिशी ने थूक निकला, मगर फिर ये सोचकर खुद की हिम्मत बंधाई। आखिर वो उसका बाप है, अपनी औलाद पर इतना तो यकीन करेगा ही कि उसकी औलाद कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। हाँ डैड, मैं भी इसे यही। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके रुखसार पर आन पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो लड़खड़ा कर उससे पहले कि जमीन बोस होती, 2 मजबूत बाजों ने उसे थाम कर गिरने से बचाया। सिद्दीक साहब, ये सब देखकर चांद का भी पारा हाई हो गया। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरी और मेरी बेटी के मामले में बोले। आंखों में नमी लिए शौक की कैफियत में वो अपने बाप की तरफ मुड़ी। बदजात, तुमने भी वही किया जो तुम्हारी माँ ने किया था। दोनों ही मेरी जिंदगी पर कलंक हो। उसके धोखे के बावजूद भी मैंने तुम्हें अपने पास रखा, मगर तुम भी अपनी माँ जैसी निकली। जैसी करैक्टरलेस माँ वैसी ही उसकी बेटी भी होगी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो तुम्हें बचपन में ही गला घोंट कर मार देता। और बस। मिशेल सिद्दीक की सारी हिम्मत यहीं चकनाचूर हो गई और कई सवाल उसके सामने खड़े कर गई। क्या उसकी जात इतनी बेनिशान थी? क्या उसके बाप को उस पर जरा भरोसा नहीं था? क्या आज तक उसका बाप उसे सिर्फ मजबूरी में पालता रहा? सोचों का तसलसल चांद की धाड़ती आवाज ने तोड़ा। बस सिद्दीक साहब, बहुत जहर उगल लिया आपने अपनी बेटी के लिए। अरे कैसे बाप हैं आप, जिसे अपनी औलाद पर भरोसा नहीं, जिसे सच झूठ और सही गलत की पहचान नहीं। अरे तुफ है आपके इतने बड़े बिजनेसमैन होने पर। लानत आपकी दौलत और शान और शौकत पर। जबान संभालो 2 कौड़ी के मैनेजर, और दफा हो जाओ यहाँ से और ले जाओ इस गंद की कोट को अपने साथ। जुबान आप संभालें सिद्दीक साहब। अपनी औलाद के दामन पर सिर्फ इतना ही कीचड़ उछालिएगा जितने की भरपाई हो सके और माफी भी मिल सके। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, और कल से ऑफिस भी आने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। वो एक बार फिर धाड़ उठे, जबकि मिशी से अपने पांव पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। कितने ही बेआवाज आंसू उसकी आंखों से फिसलकर रुखसारों पर बेदर्दी से बह रहे थे। चला जाऊंगा सिद्दीक साहब, और इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, मगर इससे पहले आपको हमारा निकाह पढ़वाना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला। अपनी शक्ल लेकर गुम हो जाओ तुम दोनों। करना तो आपको पड़ेगा सिद्दीक साहब, वरना आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो याद होगा, जब आपने मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर रखते हुए साइन किया था और मुझसे भी साइन करवाया था। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाऊं, इस कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर मैंने मुइन करदा वक्त से पहले ये जॉब छोड़ी तो मुझे आपको भारी रकम अदा करनी होगी, और अगर आपने मुझे निकाला तो वही रकम आपको मुझे देनी होगी। तो इस वक्त गेंद आपके कोर्ट में है। आप मुझे वो भारी रकम देकर यहाँ से रुखसत करेंगे या फिर अपनी बेटी का इज्जत से मेरे साथ निकाह पढ़वाएंगे। फैसला आपका है। आज उसे अपनी बाहों के सहारे खड़ी मिशी पर जी भरकर तरस आया था। ये घर नहीं जहन्नुम था, मगर उसने भी सोच लिया था वो आज उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाएगा। नीलम कुछ सोचकर सिद्दीक को एक तरफ ले गई थी और वो वहीं उसे थामे खड़ा था। उसके बेआवाज आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे, मगर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। चाह कर भी उसका गम नहीं बांट पा रहा था। निकाह खां थोड़ी देर में आ जाएगा। सिद्दीक साहब बाहर जा चुके थे। ये खबर उन तक नीलम ने आकर पहुंचाई थी। ये सब चांद के तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ था। वो जानता था सिद्दीक कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा, और वो मिशी को बिना किसी रिश्ते के अपने घर लेकर नहीं जाना चाहता था। आस्तगी से उसने मिशी को बेड के किनारे पर बिठाया। आधे घंटे बाद निकाह खां आ गया था और कुछ देर बाद निकाह भी पढ़वा दिया गया।
लम्हों का खेल था और वो मिशल सिद्दीक से मिशल चांद मलक हो गई थी। चलो मिशी, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। उसे एक ही जगह मुसलसल साकित बैठे देख आखिरकार चांद बोल उठा। चंद लम्हों बाद मिशी ने अपने कदम अलमारी की जानिब बढ़ाए। काफी कपड़ों की तहों के नीचे से उसने एक मखसूस काले रंग की खूबसूरत कढ़ाई की गई चादर निकाली और एक तरफ रखा फोटो फ्रेम भी उठाया जिसमें एक औरत और उसके साथ 6-7 साल बच्ची थी। वो बच्ची तो मिशी खुद थी, ये चांद पहचान गया, मगर वो औरत शायद उसकी माँ थी।